हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर गोपी सर में स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। कल के टॉपिक में मैंने आपको कालो मेहरा तथा बद्रीदत्त पांडे की जीवनी बताई थी। आप कल के वीडियो में देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जीवनी है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। आज हम करेंगे दूसरी शख्सियत के बारे में, दूसरे बड़े व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। उनका नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। इन्हें क्या बोला जाता शॉर्ट में? जीबी पंत। जीबी पंत की जीवनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका क्या किया जाता है? नंबर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। इनका इनका जन्म होता है 10 सितंबर 1887 1887 में होता है। इनका जन्म स्थान का नाम क्या है? खूंट गांव। ये कहाँ पे पड़ता आपका? अल्मोड़ा में, खूंट गांव अल्मोड़ा। और इनकी मृत्यु होती है 7 मार्च 1961 ईस्वी में। क्या होता है? हृदयघात के कारण, घात से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आपको क्या करना है, जीवनी में जो बड़े कैरेक्टर है ना, तो उनका पूछा जाता है कि किस गांव में इनका जन्म हुआ था, या कब जन्म हुआ था, या कब मृत्यु हुई थी। तो आपको डेट से क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में चल रहा है। तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। तो 10 सितंबर 1887 ईस्वी को इनका जन्म होता है। अल्मोड़ा के खूंट गांव में होता है। तथा इनकी मृत्यु कब होती है? 7 मार्च 1961 को होती है। और हृदयघात के कारण इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं साहब इनके पिताजी का नाम। इनके पिता का नाम था मनोरथ पंत। इनके पिताजी का नाम क्या था? मनोरथ पंत था। और इनका उपनाम, जीबी पंत का उपनाम था हिमालय पुत्र। इन्हें हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता था। तो इनके पिताजी का नाम भी पूछा जाता, तो उनका नाम क्या? मनोरथ पंत है। और उपनाम पूछा जाता तो इनका नाम क्या है? हिमालय पुत्र है। आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि उपनाम से भी क्या किए जाते हैं? एक क्वेश्चन आता है। तो इनका उपनाम में हम क्या कर दिया? यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये चीज़ें बहुत ही अति आवश्यक इंफॉर्मेशन है, जिन्हें आपने याद करना है परीक्षा की दृष्टि से। उत्तराखंड के पेपर में एक जीवनी या उपनाम इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। तो चलो साहब, मेरे हिसाब से आप लोग इतनी बातें समझ गए होंगे। अब क्या होता है, 1905 ईस्वी में इनकी होती है, ये करते हैं 12वीं पास। 1905 ईस्वी में क्या करती है? 12वीं पास करते हैं। उसके बाद स्नातक की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद चले जाते हैं। इलाहाबाद सेंट्रल मियो कॉलेज में जाते हैं। उसके बाद ये आगे पढ़ाई करने के लिए लॉ की LLB की पढ़ाई करते, भाई वकालत करते हैं। उच्च स्तरीय पढ़ाई करने के लिए 1905 में 12वीं पास करने के बाद 1905 में कहाँ चले जाते? इलाहाबाद चले जाते हैं। और दाखिला किस में लेते हैं? इलाहाबाद मियो सेंट्रल कॉलेज। इलाहाबाद मियो सेंट्रल कॉलेज से इनकी क्या होती है? LLB की पढ़ाई पूरी होती है। और ये पूरी कब होती है? 1909 ईस्वी में इनकी क्या होती है? LLB की पढ़ाई पूरी होती है। 1909 ईस्वी में ये अपनी LLB की पढ़ाई पूरी करते हैं। 1905 ईस्वी इनकी 12वीं पास होती है। उसके बाद ये लॉ की डिग्री करने के लिए इलाहाबाद चले जाते हैं। और इलाहाबाद के किस कॉलेज में? इलाहाबाद मियो सेंट्रल कॉलेज में ये क्या कर लेते हैं? एडमिशन ले लेते हैं। और 1909 में इसकी क्या हो जाती है? इनकी उच्च स्तरीय शिक्षा पूरी हो जाती है। मतलब ये उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? इलाहाबाद गए थे। तो अगर इनका कभी क्वेश्चन आएगा कि इन्होंने उच्च स्तरीय शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी थी, तो इलाहाबाद सेंट्रल मियो कॉलेज से इन्होंने उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करी थी। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अब क्या होगा, 1909 ईस्वी में जब इन्होंने वकालत पूरी करी तो इन्होंने क्या किया, वकालत पूरी करने के बाद ये प्रैक्टिस करने के लिए आ गए।
1910 ईस्वी में ये प्रैक्टिस के लिए कहाँ आ गए? काशीपुर आ गए भाई प्रैक्टिस करने के लिए। उस समय काशीपुर पड़ता था नैनीताल में। काशीपुर किस में पड़ता था? नैनीताल में पड़ता था। तो ये 1910 ईस्वी में कानून की प्रैक्टिस करने के लिए किधर आ गए थे? आपके ये काशीपुर नैनीताल आए। ठीक, इतनी बात क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। अब यहाँ से आगे होता क्या है, जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद एक बार इनके जीवन में एक घटना हो जाती है। वो घटना इस तरीके से हो जाती है, जब ये अल्मोड़ा में वकालत करने के लिए क्या जाते? अल्मोड़ा के कोर्ट में जाते। कहाँ पे? जब एक बार अल्मोड़ा कोर्ट में जाते हैं वकालत करने के लिए, अल्मोड़ा कोर्ट में वकालत करने के लिए जाते हैं, तो इन्हें टोपी पहनने के लिए मना किया जाता है। ये क्या जाते थे? टोपी पहनने के शौकीन थे, तो इन्हें टोपी पहनने के लिए मना किया जाता है। तो ये बोलते हैं उस समय, ये कहते हैं कि मैं टोपी मैं यहाँ से मैं बाहर जा सकता हूँ लेकिन टोपी नहीं उतार सकता हूँ। इन्होंने क्या बोला था? मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ पर टोपी नहीं उतार सकता हूँ। ये किसने बोला था? जीबी पंत जी ने बोला था। जब क्या होता है, अल्मोड़ा कोर्ट में एक बार ये क्या करने के लिए जाते हैं? वकालत करने के लिए जाते हैं, तो इन्हें एक टोपी पहन करके टोपी पहनने के लिए मना किया जाता है। तो ये क्या बोलते हैं? मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूँ लेकिन टोपी नहीं उतार सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका आता है कि पूछा जाता है कि ऐसा किसने बोला था कि अल्मोड़ा कोर्ट में अंग्रेजी शासन के दौरान कि इनको टोपी पहनने के लिए मना किया गया? तो फिर ऐसा किसने बोला कि मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ लेकिन टोपी नहीं उतार सकता हूँ? तो आपको किस पे टिक मारना है? जीबी पंत जी पे टिक मारना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका बनता है कौन से कोर्ट में? अल्मोड़ा के कोर्ट में। ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब साहब यहाँ से आगे होता क्या है? उसके बाद हम चलते हैं 1914 ईस्वी में। कहाँ पे चलते हैं? 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में काशी नगरी प्रचारणी सभा। 1914 में क्या करते हैं? काशी नगरी प्रचारणी सभा के माध्यम से 1914 में काशी नगरी प्रचारणी सभा के माध्यम से काशीपुर में एक सभा की स्थापना करते हैं। 1914 ईस्वी में काशी नगरी प्रचारणी सभा के माध्यम से काशीपुर में एक क्या करते हैं? सभा की स्थापना करते हैं और उस सभा का नाम क्या होता है? प्रेम सभा। प्रेम सभा की स्थापना करते हैं। तो आपका क्वेश्चन आता है कि प्रेम सभा की स्थापना कब हुई थी? तो प्रेम सभा की स्थापना 1914 में हुई थी। प्रेम सभा की स्थापना किसने करी थी? तो जीबी पंत जी ने क्या करा था? प्रेम सभा की स्थापना करी थी। ठीक, और प्रेम सभा की स्थापना कहाँ पे की गई? काशीपुर में की गई। तो क्या किया गया? काशी नगरी प्रचारणी सभा के माध्यम से इन्होंने काशीपुर में क्या किया था? एक प्रेम सभा का स्थापना करी थी। तो पूछा जाएगा कि प्रेम सभा की स्थापना किसने करी थी? तो जीबी पंत ने करी थी। और कहाँ पे करी थी? काशीपुर में करी थी। और कब करी थी? 1914 ईस्वी में करी थी। आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब हम बात करते हैं, आपको जैसे मैं स्टेप वाइज आगे बढ़ रहा हूँ ना, तो आपको भी इसी तरीके से स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। उससे क्या होगा? आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं हम 1914 के बाद हम चलते हैं 1916 ईस्वी में। 1916 में, तो 1916 में क्या होता है? 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की जाती है। 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की स्थापना की जाती है, जिसमें मुख्य भूमिका पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत बोले तो जीबी पंत, हरगोविंद पंत तथा बद्रीदत्त पांडे की मुख्य भूमिका होती है। क्या किया जाता है? 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया जाता है। 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद का गठन किया जाता है और इसमें मुख्य भूमिका रहती है जीबी पंत की, बद्रीदत्त पांडे की और किसकी? हरगोविंद पंत की।
तथा आदि लोगों की मुख्य भूमिका रहती है। तो कुल मिलाकर के कुमाऊं परिषद के गठन में भी इनकी मुख्य भूमिका रहती है। मेरे हिसाब से आप लोग का ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तथा 1916 में ही, इसी 1916 में ही इन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, इन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य चुना गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी चुना गया। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य कब चुना गया, तो इन्हें 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य चुना जाता है। या आपका बोलेगा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य चुना गया, तो किसका नाम आता है आपका जीबी पंत का नाम प्रखरता से आता है। इस नाम को आपको याद रखना है, यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1916 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य किसे चुना गया था, तो जीबी पंत को। बिल्कुल याद रख लो भाई, चाहे ये क्वेश्चन उल्टा में पूछे या उल्टा में पूछे, आपको इस बात का क्या हो गया पता हो गया। 1916 से दो चीज याद रखनी है, एक तो कुमाऊं परिषद का गठन होता है, दूसरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनते हैं जीबी पंत। अब क्या होता है साहब, हम चलते 1923 ईस्वी में, 1923 में चलते हैं। 1923 ईस्वी में क्या होता है, ये स्वराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। स्वराज पार्टी के टिकट पर क्या लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं। कहाँ से, नैनीताल सीट से, नैनीताल विधान परिषद सीट से। 1923 ईस्वी में पंडित गोविंद बल्लभ पंत काशीपुर विधान परिषद सीट से स्वराज पार्टी के टिकट पर क्या लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि 1923 ईस्वी में जीबी पंत ने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो आपका कांग्रेस पार्टी आएगा, बीजेपी पार्टी आएगा, आपका क्या आएगा, यूकेडी पार्टी आएगा, स्वराज पार्टी आएगा। तो आपको किस पर टिक मारना है, स्वराज पार्टी के टिकट पर 1923 में इन्होंने क्या किया था, नैनीताल विधान परिषद से क्या किया था, चुनाव लड़ा था, और जिसमें इनकी क्या हुई थी, जीत हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेगा, स्वराज पार्टी के टिकट पर 1923 में जीबी पंत ने कहां से चुनाव लड़ा था, तो नैनीताल सीट से इन्होंने क्या किया था, चुनाव लड़ा था। तो आई होप मेरे हिसाब से आप लोग के समझ में क्या ये बात भी आ गई होगी। उसके बाद हम चलते हैं, अब मेरे हिसाब से आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ। अच्छा साहब, अगली बात कर लेते हैं। अब हम 1923 के बाद सीधा चलते हैं 1927 में। मैं आपको बार बार बोल रहा कि हमें क्या करना है, स्टेप वाइज आगे बढ़ना है, जिससे हमें याद रखने में दिक्कत ना हो। पढ़ने का क्या होना चाहिए ना, हमारे पास तरीका होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, 1927 में ये क्या होते हैं, कांग्रेस के प्रांतीय सभा के क्या होते हैं, सदस्य बनते। 1927 ईस्वी में ये कांग्रेस के बोले तो संयुक्त प्रांत के क्या बनते हैं, ये अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी अगर आपका आएगा कि बोला जाएगा कि जीबी पंत को कांग्रेस के संयुक्त प्रांत का अध्यक्ष कब चुना गया, तो 1927 ईस्वी में इन्हें क्या किया गया, कांग्रेस के संयुक्त प्रांत का सदस्य चुना गया। तो मैंने क्या बोला आपको, 1923 1927 में स्वराज पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे। 1927 में कांग्रेस के संयुक्त प्रांत के अध्यक्ष चुने गए, और 1916 में मैंने क्या बोला था, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गए। तो आपको यहाँ पे तक क्या हो गया होगा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब साहब चलते हैं 1928 पे, 1928 ईस्वी में। अब आप सबको पता 1928 ईस्वी में क्या होता है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आता है, और भारत में क्या किया जाता है, साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता, तथा क्या बोलते हैं, जो है कुमाऊं की तरफ से या कुमाऊं परिषद की तरफ से आप ये बोल सकते हैं कि उसका विरोध करने के लिए कुमाऊं की तरफ से इसका क्या होता है,
लखनऊ में इसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। और लखनऊ में कौन कौन रहते हैं, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा जीबी पंत क्या होते हैं, ये लोग, इनके नेतृत्व में क्या किया जाता है, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इंडियन हिस्ट्री में आता है कि जब बोलता है 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में विरोध किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया था 1928 में। अगर बोलेगा लखनऊ की बात करेगा और जगह की नहीं बोलना मैं, लखनऊ का बोलेगा विरोध का नेतृत्व किसने करा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में क्या किया था, साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व किया था। तथा बोलेगा कुमाऊं परिषद की तरफ से इसका विरोध किसने करा था, तो इसकी तरफ से जीबी पंत ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। ये भी आपका क्या बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। कुमाऊं परिषद की तरफ से जीबी पंत ने इसका विरोध किया गया था। अब क्या होता है, जब साइमन कमीशन का विरोध होता है तो उस विरोध में क्या किया जाता है, ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की जाती है। उस विरोध में ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा क्या किया जाता है, लाठीचार्ज की जाती है। उस लाठीचार्ज में जीबी पंत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। क्या किया जाता है, लखनऊ में ब्रिटिश सरकार की तरफ से साइमन कमीशन, क्योंकि ये लोग विरोध कर रहे थे तो सरकार ने क्या करा, लाठीचार्ज करा, जिसमें जीबी पंत क्या हो जाते हैं, बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और उसके बाद इनकी गर्दन क्या होती है, इनकी गर्दन बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाती है। और जिसके बाद, इसके बाद 1928 के बाद से इनकी गर्दन जीवन भर क्या नहीं रही, जीवन भर सीधी नहीं हुई। मतलब ये सीधी नहीं हुई का मतलब क्या होता है, जीवन भर वो दर्द ठीक नहीं हुआ, वो दर्द जीवन भर रहा। जैसे बोलते हैं ना गर्दन में दर्द होता तो बोलते हैं ना मेरी गर्दन खड़ी नहीं हो रही है। तो आपके इसलिए पूछा जाता है कि बोलेगा कि किस विरोध में पंडित जवाहरलाल ने क्या बोलते हैं, ये गोविंद बल्लभ पंत की गर्दन पे बहुत ज़्यादा चोट हुई थी, उन पर लाठीचार्ज किया गया था। तो लखनऊ विरोध में जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया था और जीवन पर्यंत इनकी गर्दन क्या रही, फिर उसके बाद ठीक नहीं हुई। ये शब्दावली आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, 1928 के बाद 1930 ईस्वी पर चलते हैं। अब 1930 ईस्वी में क्या होता है, गांधी जी ने क्या किया था, नमक कानून लाए थे ना, नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 ईस्वी में। गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह किया गया था, नमक सत्याग्रह किया गया था। और जिसमें कुमाऊं कमीशन में क्या किया था, कुमाऊं कमीशन में किसने, जीबी पंत ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था, नेतृत्व किया था। क्योंकि क्या थे, ये पेशे से वकील भी थे ना। तो महात्मा गांधी जी अब क्या कर रहे थे, नमक सत्याग्रह चलाया। अब कुमाऊं कमीशन में क्या किया था, हम लोगों ने भी क्या किया था, इसके प्रति आवाज़ उठाई। तो कुमाऊं कमीशन बोले तो ब्रिटिश सरकार, कमीशन उनकी थे ना, ब्रिटिश शासन था ना यहाँ पे, तो उनकी तरफ जो क्या क्या था, उनके साथ कुमाऊं कमीशन में आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति थे या हम लोगों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, उत्तराखंड के लोगों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। उनका नाम क्या था, जीबी पंत, या नमक सत्याग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे। कुमाऊं कमीशन में कौन थे, जीबी पंत थे, जो सरकार के अंगेज में क्या बोल रहे थे, नमक सत्याग्रह चला रहे थे। तो बोलेगा 1930 में नमक सत्याग्रह में कुमाऊं कमीशन में उत्तराखंड प्रशासन का या कुमाऊं परिषद का नेतृत्व किसने किया, तो जीबी पंत ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। अब क्या होता है 1932 ईस्वी में, आपको पता है कि इसमें क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। यह भी महात्मा गांधी द्वारा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। तो इसमें भी इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। और इस कारण इन्हें क्या किया गया, जेल जाना पड़ा। इस कारण जीबी पंत को क्या करना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा। अब आप ये कह सकते हैं कि जब महात्मा गांधी का 1920 का क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, तो वहाँ पे भी जीबी पंत ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। अब 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह चलाया गया था, तो वहाँ पे भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक, और उसके बाद क्या होता है कि 1932 में क्या किया जाता, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता महात्मा गांधी जी द्वारा। तो उसमें भी इनके द्वारा उसका विरोध किया गया। और उत्तराखंड का हम लोग का प्रतिनिधित्व किसने करा था, जीबी पंत जी ने इसका प्रतिनिधित्व करा था। तो ये क्वेश्चन आपका क्या आता है, पूछा जाता है।
अब देखो क्या होता भाई, ये जो जीबी पंत थे इस समय ब्रिटिश शासन में क्या बोला जाता था, यूपी को संयुक्त प्रांत बोला जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संयुक्त प्रांत, ब्रिटिश शासन में संयुक्त प्रांत किसे कहा जाता था, तो उत्तर प्रदेश को, जो आज उत्तर प्रदेश है ना, उसे ब्रिटिश शासन में संयुक्त प्रांत बोला जाता था। तो इन्हें क्या किया गया था, जीबी पंत को 1937 में 1937 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, इन्हें संयुक्त प्रांत का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। तो यूपी के बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री भी बने ये भाई। यूपी सरकार ने संयुक्त प्रांत में इन्हें 1937 में मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था पहली बार, और 1937 से 1939 ईस्वी तक ये क्या रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर उसके बाद इसी संयुक्त प्रांत में 1946 में इन्हें फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ये 1946 से 1947 तक क्या रहते हैं, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री रहते हैं। 1946 से 1947 तक संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री रहते हैं। तो संयुक्त प्रांत मैंने आपको पहले बता दिया कि किसे बोला जाता था, उत्तर प्रदेश को बोला जाता था ब्रिटिश शासनकाल में। बहुत बार आपका क्वेश्चन में आता है कि उत्तराखंड बोलना मैं सॉरी भारत के किस राज्य को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था ब्रिटिश काल में, तो आपका क्या, उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। तो जीबी पंत को 1937 में यूपी सरकार का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया ब्रिटिश शासन की ओर से। फिर दोबारा इन्होंने क्या किया था, 1946 में फिर से दोबारा बनाया गया था 1947 तक। अब इसके बाद क्या हो गया, हमारा देश स्वतंत्र हो गया। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो ये जीबी पंत, हमारा हेडिंग क्या है, जीबी पंत है। तो फिर से जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके बाद उत्तर प्रदेश, अब संयुक्त प्रांत से क्या बन गया था, उत्तर प्रदेश बन गया था। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए सबसे योग्य चेहरा कौन था, जीबी पंत ही था। तो जब संविधान बनता है तो 1950 ईस्वी में क्या बनते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं। स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, और संयुक्त प्रांत में भी इन्हें बनाया जाता है। और ये 1950 से कब तक रहते हैं, 1954 ईस्वी तक क्या रहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इसलिए इन्हें उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त है। तो पहले बार ये कब बने थे, 1937 में संयुक्त प्रांत के बने थे। फिर 39 तक रहते हैं, फिर 1946 में दोबारा बनते, 47 तक रहते हैं। फिर जब स्वतंत्र होता भारत तो उसके उत्तर प्रदेश के इन्हें प्रथम मुख्यमंत्री भी, संयुक्त भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री भी इन्हें चुना जाता। अब ये संयुक्त प्रांत से क्या हो गया है, उत्तर प्रदेश में कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप मेरे हिसाब से आप इन तमाम सारी बातों को समझ रहे होंगे और आपके समझ में आ रहा होगा। अब क्या होता, 1954 तक ये मुख्यमंत्री रहते भाई। इसके बाद ये 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में भारत सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री भी रहते हैं। 1955 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार का केंद्रीय गृह मंत्री बनाया जाता है। और उसके बाद 1900 इनका कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मैंने आपको क्या बोला था, 7 मार्च 1961 ईस्वी में इनके क्या हो जाते हैं, हृदयघात के कारण मृत्यु हो जाती है। 7 मार्च 1961 को हृदयघात के कारण मृत्यु हो जाते हैं। उस समय क्या रहते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हैं। 1955 में बनते हैं। अब इनके अभूतपूर्व कार्यों के लिए, जीबी पंत बहुत बड़ा कैरेक्टर आप सबको पता है। इनके अभूतपूर्व कार्यों के लिए क्या होता है, इन्हें 1955 में 26 जनवरी 1955 में, पहले तो क्या होता है यार, उससे पहले क्या होता है, जब हमारा स्वतंत्र होता ना देश, तो क्या किया जाता है, भारत के अंतर्गत कौन सी भाषा हो, भाषा का स्वरूप क्या हो, हिंदी होनी चाहिए या इंग्लिश होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया था, 7 जून 1955 को
7 जून 1955 को क्या किया गया था, बीजी खैर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग बनाया गया था। 7 जून 1955 को बीजी खैर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग बनाया गया था। और बीजी खैर बोले तो बाल गंगाधर खैर उनका नाम होता है। तो उनकी 31 जुलाई 1956 ईस्वी को उनकी रिपोर्ट आती है। ये क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं हिंदी में। 31 जुलाई 1956 में रिपोर्ट आती है। और बाल गंगाधर खैर, जिन्हें शॉर्ट में क्या बोला जाता है, बीजी खैर, ये बोलते हैं कि भारत में मुख्य भाषा क्या होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। भाषा का जो राजभाषा का स्वरूप क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। लेकिन जो दक्षिण भारत के लोग थे वो इसका विरोध कर रहे थे। दक्षिण भारत के लोग क्या चाहते थे कि भारत की राजभाषा क्या हो, अंग्रेजी हो। ठीक। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी चाहते थे, अब ये अपना वोट बैंक को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कि मेरा वोट बैंक खराब ना हो। अगर वो बीजी खैर की बात को मान लेते तो क्या हो रहा था, जो दक्षिण भारत था उनका वोट बैंक टूट रहा था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि जो राजभाषा आयोग बनाया गया था 7 जून 1955 को, जो समिति गठन की गई थी बीजी खैर की अध्यक्षता में, तो उन्होंने उसकी जो रिपोर्ट आई थी 31 जुलाई 1956 को, तो उस रिपोर्ट को खारिज कर लिया। ठीक। तथा एक संसदीय समिति बनाई राजभाषा के लिए। एक संसदीय समिति, पहले आयोग बना था फिर क्या बनी, संसदीय समिति बनी। तो हमारे संविधान में भाषा से संबंधित मात्र एक समिति बनी थी और जिसके अध्यक्ष बनाए थे इन्होंने किसको, गोविंद बल्लभ पंत को, जीबी पंत को, जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे। ठीक। जब गोविंद बल्लभ पंत को बनाया तो 16 नवंबर 1957 ईस्वी को, 16 नवंबर 1957 ईस्वी को जीबी पंत को इस संसदीय समिति का अध्यक्ष चुना गया। संसदीय समिति का क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया। तो जब जीबी पंत की रिपोर्ट आती है तो ये क्या बोलते हैं कि भारत में राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। लेकिन उसके साथ कार्यकारी भाषा क्या होगी, कार्यकारी भाषा बोली तो सहायक भाषा क्या होगी, वो अंग्रेजी होगी। तो इसको क्या हो गया, इस बात को क्या नेहरू जी ने स्वीकार कर लिया। अब देखो इससे हुआ क्या, इफेक्ट क्या पड़ा। अगर देखो उस समय बीजी खैर की समिति को मान लिया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा मैं, तो आज पूरे देश में भाषा का स्वरूप क्या होता, हिंदी होता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बीजी खैर की समिति को नेहरू जी ने अपने वोट बैंक को देखते हुए उस समिति को खारिज किया, जो कि गलत था। देखो देश के लिए क्या होता, प्रधानमंत्री के द्वारा एक भी डिसीजन अगर गलत ले लिया तो उसका इफेक्ट पूरे देश पे पड़ता है और उसके दूरगामी परिणाम बहुत गलत होते हैं। तो उन्होंने अपने राजनीतिक फायदा को देखते हुए उस समिति की राजभाषा आयोग की रिपोर्ट को खारिज किया, बीजी खैर वाला। फिर क्या किया, दूसरी एक संसदीय समिति बनाई। ध्यान रखना, संविधान के अंतर्गत राजभाषा से संबंधित एकमात्र समिति बनाई गई थी, वो थी संसदीय समिति थी। और वो इसका अध्यक्ष कौन बने थे, जीबी पंत बने थे। तो इसकी रिपोर्ट क्या, इन्होंने क्या बोला कि हाँ भाई मुख्य भाषा हिंदी होगी लेकिन कार्यकारी भाषा अंग्रेजी होगी। अब इससे हुआ क्या इफेक्ट पड़ा, जो दक्षिण भारत के लोग थे, अब उन्होंने बोला कि मुख्य भाषा हिंदी होगी लेकिन सहायक भाषा क्या होगी, बोला कि 1950 से 1965 तक का टारगेट दे रखा था। 1965 में क्या बोला कि भाषा अधिनियम लाया जाएगा और इस पर फिर से संशोधन किया जाएगा जब तक कि दक्षिण भारत के लोग भी टोटली हिंदी ना बोलने लगे। तो इन्होंने क्या किया, अब दक्षिण भारत के जो लोग थे उस समय क्या होता ना, एक पोट्टी श्री रामुलु होते हैं जिसके विरोध में क्या करते हैं, अनशन करते हैं, तेलंगाना के होते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, नेहरू जी ने इस जीबी पंत के संसद समिति की रिपोर्ट को यस किया। तो उससे इफेक्ट क्या हुआ कि दक्षिण भारत के लोग के लिए क्या चाहिए था, जब उन्होंने बोला कि मुख्य भाषा हिंदी होगी और कार्यकारी भाषा अंग्रेजी होगी, तो उनके लिए क्या था, वो फिर उनको अंग्रेजी यूज करने का मौका मिल गया ना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि कार्यकारी भाषा अंग्रेजी होगी। अब मेरे को एक ऑप्शन दूसरा भी दे दिया तो फिर मेरे को क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ध्यान रखना, एक डिसीजन बहुत खराब होता है। अगर उस समय नेहरू जी ने अपना राजनीतिक फायदा न देखते हुए अगर जीबी क्या बोलते हैं बाल गंगाधर खैर की रिपोर्ट को मान लेते तो आज पूरे देश में भाषा का स्वरूप क्या होता है, हिंदी होता है। आपने देखा होगा ना, जैसे हम गढ़वाली है या कुमाऊनी है तो पहाड़ी एक कम्युनिटी बनती है। अगर कहीं पे एक दूसरा गढ़वाली मिलता तो क्या बोलते, यार ये अपना है, उस भाषा को यूज करता। उसी तरीके अगर पूरे भारत में भाषा का स्वरूप अगर हिंदी होता तो हिंदी के प्रति भी आकर्षण होता, उससे भी देश में कम्युनिटी बनती है। तो ये क्या होता है ना, एक भी डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजन देश के लिए बहुत बड़े घातक परिणाम करते हैं।
तो ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, किससे, जीबी पंत से। अब इसके बाद इन्हें क्या होता है, 26 जनवरी 1957 ईस्वी को, 1957 को इन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, तो कौन है, जीबी पंत। अभी तक ओनली एक व्यक्ति है जिसे क्या मिला, भारत रत्न मिला है। तो ये आपने याद रखना है, जीबी पंत। और 26 जनवरी 1957 ईस्वी को, 26 जनवरी के दिन इन्हें भारत रत्न दिया जाता है। और किसके द्वारा, नेहरू जी के द्वारा। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी भारत रत्न मिला था। उसके बाद आपका क्या होता है, आप सबको पता है, 17 नवंबर 1960 ईस्वी को क्या हुआ है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 17 नवंबर 1960 को पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो ये कब हुआ, 1960 ईस्वी को होता है। तो उसका उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। अब आपका होता क्या है, बाद में 1972 ईस्वी में जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय था उसका नाम चेंज करके जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय किया गया। तो अगर कभी बोलेगा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कब किया गया, तो 1972 ईस्वी में। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। इतनी बातें क्लियर होगी। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये तमाम सारी बातें समझ गए होंगे जो किससे, जीबी पंत से संबंधित जीवनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एक चीज़ और है, 1934 ईस्वी में, यह पॉइंट मैं आपको बताना रह गया था, इन्हें क्या किया जाता है, 1934 में अखिल भारतीय बोर्ड का भी इन्हें क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि जीबी पंत को अखिल भारतीय बोर्ड का अध्यक्ष कब बनाया गया, तो अखिल भारतीय बोर्ड का अध्यक्ष इन्हें 1934 ईस्वी में बनाया गया। तो तमाम सारी बातें किससे थी, जीबी पंत से। तो मैंने क्या बोला इसमें, सबसे पहले मैंने बोला कि 10 सितंबर 1987 को इनका जन्म होता है और अल्मोड़ा के खोड़ गांव में होता है। और इनकी मृत्यु कब होती है, 7 मार्च 1961 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। इनका पिता का नाम मनोहरथ पंत होता है। 1905 में इनके क्या होती है, इंटरमीडिएट की परीक्षा, 12वीं परीक्षा पास होती है। फिर ये क्या करते हैं, पढ़ने के लिए 1905 में कहाँ चले जाते हैं, इलाहाबाद चले जाते हैं। और इलाहाबाद के सेंट्रल मेयो कॉलेज से ये क्या करते हैं, अपनी लॉ की डिग्री करते हैं। 1909 में इनकी पढ़ाई पूरी होती है। फिर 1910 में प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ जाते हैं, काशीपुर आ जाते हैं। उस समय काशीपुर किस में आता था, नैनीताल के अधीन आता था। उसके बाद आपका क्या होता है, एक बार क्या हुआ था, अल्मोड़ा कोर्ट में इन्हें टोपी पहन करके आने के लिए मना किया गया। तो इन्होंने बोला कि महोदय मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूं लेकिन टोपी नहीं उतार सकता हूं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। फिर 1914 में क्या किया गया, काशीपुर नगरी प्रचारणी सभा के माध्यम से इन्होंने क्या किया था, काशीपुर में एक प्रेम सभा का गठन किया था। तो ये भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद 1916 में क्या हुआ था, कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत तथा बद्रीदत्त पांडे का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और 1916 में ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर यह नैनीताल विधान परिषद सीट से क्या लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। फिर 1927 में क्या होते हैं, ये प्रांतीय सभा के अध्यक्ष, कांग्रेस प्रांतीय सभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। फिर 1928 में साइमन कमीशन आता है। उसमें लखनऊ में ये क्या करते हैं, लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ क्या करते हैं, साइमन कमीशन का विरोध करते हैं तथा कुमाऊं परिषद की ओर से क्या करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं। फिर 1930 में क्या होता है, नमक सत्याग्रह चलाया जाता महात्मा गांधी के द्वारा। जो 1920 में असहयोग आंदोलन था वहाँ पे भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। फिर 1930 में नमक सत्याग्रह में इनने क्या किया था, कुमाऊं कमिश्नरी में कुमाऊं परिषद का पक्ष रखा था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था, 1932 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो उसमें भी इन्होंने भाग लिया था, जिस कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। फिर 1924 में इन्हें क्या किया गया था, अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड का भी अध्यक्ष चुना गया।
तो 1937 में इन्हें संयुक्त प्रांत का मुख्यमंत्री बनाया गया ब्रिटिश सरकार में। फिर उसके बाद क्या किया गया था, इन्हें 1937 से 1939 तक मुख्यमंत्री रहता है। फिर इन्हें दोबारा संयुक्त प्रांत बोले तो यूपी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1940 से 47 में इन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर जब देश स्वतंत्र हो जाता है फिर क्या किया जाता है, 1950 से इन्हें उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर संयुक्त प्रांत से प्रांत का नाम बदल करके क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है। 1954 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर 1955 इन्हें गृह मंत्री बनाया जाता है। फिर इसके बाद ये 1961 में गृह मंत्री रहते हुए क्या हो जाए, इनकी मृत्यु हो जाती है, केंद्रीय गृह मंत्री होते ही है। फिर 26 जनवरी 1957 ईस्वी को इन्हें क्या मिलता है, भारत रत्न पुरस्कार मिलता है। तथा ये क्या करते हैं, 16 नवंबर 1957 ईस्वी को भाषा से संबंधित क्या बोलते हैं संसदीय समिति का इन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 8 फरवरी 1959 ईस्वी को इसकी रिपोर्ट आ जाती है। फिर 1961 में 7 मार्च 1961 को इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 17 नवंबर 1960 को, ये उत्तराखंड के पेपर में बहुत पूछा जाता है, 17 नवंबर 1960 को पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू करते तथा 1972 ईस्वी में इसका नाम बदल करके क्या किया जाता है, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रख जाता है जीबी पंत विश्वविद्यालय, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन होता है। और आपको पता है कि हरित क्रांति के टाइम पे भारत में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर ने अग्रदूत का काम किया था। तो इनकी जीवनी हो गया बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको वैसे आप लोग नोट्स बनाना। धन्यवाद, थैंक यू।